बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और आज हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाने वाले हैं, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, एंड क्रिप्स मिशन। इसके ऊपर अपन बात करेंगे। अब ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसका शॉर्ट वीडियो जो है वो मैं कल पोस्ट करूंगा। तो जिसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव देखना है वो ये वीडियो भी देख लेगा, और आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी है। ये वीडियो करीब 20-21 मिनट का होगा, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, जिससे आप लोग को लाइक अ स्टोरी समझ में आ जाए। मैं ये नहीं चाहता कि आप इस चीज को रटो, मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज को समझो, ठीक है। तो बात करना स्टार्ट करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे हुआ, क्रिप्स मिशन क्या था, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने बात की थी, आपको याद होगा पिछले वीडियो में जब हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो 1919 में हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था। याद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग चांसफॉर्ड रिफॉर्म्स, जिसको अपन बात करते हैं, है ना, जिसके अंदर हम लोग डायरची की बात किए थे। आया, याद आया? खैर चलो, दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। अभी अपन जो कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दो है, एक 1919 में है और एक 1935 में है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995 में क्या हुआ था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था अपने क्या नाम है सोल्जर्स से, तो ब्रिटिश सोचा कि चलो हम भी इंडिया को कुछ दे देते हैं। और उनको ये भी पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, तो इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उन्होंने एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995 बनाया कि थोड़ा सा खुश कर देते हैं हम लोग इंडियंस लोग को भी, ठीक है। एम क्या था? एम था टू एन एक्ट टू मेक फर्दर प्रोविजन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो चाह रहे हैं कि हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें इंडिया के लिए कुछ और प्रोविजन करें, ठीक है। अब ये इसको रॉयल एसेंट मिला था 1935 में, और ये कमेंस हो गया था 1937 में, लागू भी कर दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों? तो सबसे पहला रीजन क्या है? There was a growing demand for constitutional reforms in India by the Indian leaders, ठीक है। तो इंडियन लीडर्स जो थे ना, वो लोग देखे कि जो ये लोग जो हैं ब्रिटिशर्स हैं बहुत बायस्ड है, ठीक है। तो इनको चाहिए था कि हम, हमारी इंडिया यार, हमारा देश है, हम रूल करेंगे, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में और रिफॉर्म्स चाहिए थे, इंडिया के लिए हमको और अच्छा करना था, और हमारे लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए, ठीक है। India's support to British in the First World War also aided in British acknowledgement of the end of the inclusion of more Indians in the administration of their country. तो ब्रिटेन को मालूम था कि इंडिया ने हेल्प किया इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पहले भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इंडिया के लिए कुछ करेंगे, उन्होंने कुछ किया नहीं। ब्रिटेन को कहीं ना कहीं ये भी पता था सेकंड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, क्योंकि हिटलर इतना डोमिनेट कर रहा था, तो उन्होंने बोला चलो कुछ लॉलीपॉप दे देते हैं इंडियंस को, तो आपने हमारे लिए मदद की तो हम भी आपके लिए कुछ कर देते हैं, ठीक है। इस एक्ट के अगेन मैं तो बताऊं क्या हुआ था। द एक्ट क्रिएटेड ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस, माने हमारे इंडिया को 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस में बांट दिया गया था, जिसमें इलेक्शन होने वाला था, ठीक है। एंड सच ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एसीडेड टू द फेडरेशन, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे अगर वो भी इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो वो भी चाहते हैं जो फेडरेशन में है। तो बेसिकली 11 स्टेट्स बनाए गए थे, प्रोविंसेस बोलते थे वो लोग उसको, जिसको अभी हम स्टेट बोले, बनाए गए थे जिसमें इलेक्शन होने थे। Daiichi was swept aside were to be replaced by a system of responsible government in the province. अब Daiichi को हटा दिया गया और responsible government आने वाली थी। तो ये कुछ चेंजेस थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुए। क्या शॉर्टकट में ये है कि हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बढ़ाएंगे, कुछ प्रोविंस में इलेक्शन कराएंगे और इंडियन लीडर को चुनेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने हेल्प किया था, तो हमको आपकी हेल्प चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसके लिए, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ मैं आपको बताऊं, 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस कराए गए, ठीक है। आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस कांग्रेस वन 8, कांग्रेस 8 जगह जीत गई थी। माने 11 जगह जो थे मैं आपको बता दूं, यूपी था, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास, बॉम्बे, ये सब जगह और भी थे, बंगाल, पंजाब, सिंध, ये सब जगह में इलेक्शन हुए। टोटल 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए। कांग्रेस ने 8 जगह कांग्रेस जीत गई, मुस्लिम लीग एक भी जगह नहीं जीती, ओके। इससे मुस्लिम लीग को तकलीफ भी था थोड़ा सा कि हम नहीं जीते, कांग्रेस जीत रही है, ठीक है। तो 8 जगह कांग्रेस जीती। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पूरा इंडिया में कांग्रेस का दबदबा बन रहा था। कांग्रेस वाज सीन एज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। उस टाइम में सबसे ज्यादा मैसिव थी पॉलिटिकल पार्टीज में, उनका नाम था काफी बड़ा, और लोग कांग्रेस को इंडिया ही समझते थे, ठीक है। कांग्रेस एक्चुअली रिप्रेजेंटेड इंडिया। यहां पे आपको सोचने वाली बात यह, मुस्लिम लीग नहीं जीता था, चलो कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ, 1935 हो गया, 37 से हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चालू भी हो गया, इलेक्शंस भी हो गए, कांग्रेस भी जीत गया। लेकिन अब एक तो बहुत बड़ा काम हुआ, और वो है वर्ल्ड वॉर 2। कब हुआ था वर्ल्ड वॉर 2? 1939 से लेके 1945। मैं पूछता रहूंगा तुम लोग से, हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा हिस्ट्री करो, सोचो, लाइक अ स्टोरी, डोंट ट्राई टू बाय आर्ट, समझो क्या हो रहा है। 1919 में हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, 1919। अब क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। समझ में आ रहा बात तुमको?
अब एक तो गेम चेंजर हो गया, 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश का प्रॉब्लम क्या है? ब्रिटिश का प्रॉब्लम यह है कि उसको इंडिया की मदद चाहिए, क्योंकि वॉर में उसको सोल्जर्स चाहिए, पैसे चाहिए। कहां से आएंगे? इंडिया से लूटो, इंडिया से लो, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने एक ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर क्या किया कि उन्होंने इंडिया को, ठीक है, इंडिया को उन्होंने वॉर में डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इंडिया एक्चुअली द ब्रिटिश इंडिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी, ठीक है। और इंडिया के जो सोल्जर्स थे दे वर ऑर्डर्ड टू गो फॉर अ वॉर। ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आया। भाई क्यों पसंद आएगा? हम वॉर में क्यों लड़े? सोचना नहीं पता हम क्यों लड़े, ठीक है। ब्रिटिश तो हमारी कंट्री है नहीं, ब्रिटेन तो हमारी कंट्री है नहीं, और हमको क्या मिल रहा है? हमारे लोग लड़ने जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं, किसके लिए? इमेजिन करो अगर मेरा कोई भाई उस जमाने में होता, वॉर करने जा रहा है, पर हम किसके लिए लड़े? ब्रिटेन के तो हम लड़ना नहीं चाहते। वाई आर वी इन्वॉल्व? अच्छा, अगर हमको ये बोला जाए कि आप हमको छोड़ दीजिएगा, हमको आजादी दे दीजिएगा, तब तो लड़ेगी। हम बेमतलब का क्यों लड़े, ठीक है। तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच वॉज, कब हुआ था? बोलो 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 1939 to 1945, okay. India was controlled by the United Kingdom, with the British holding territories in India, including over 600 autonomous princely states. British occupied India officially declared war on Nazi Germany. माने British occupied India, जिसका कंट्रोल ब्रिटिश के बाद था, हम लोग ने ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दिया नाजी जर्मनी के ऊपर में, ठीक है। द मुस्लिम लीग सपोर्टेड द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, while the largest and the most influential political party existing in India at the time, the National Congress, demanded independence before it would help Britain. कांग्रेस ने क्लियर बोल दिया, नंबर 1 बोला तुमने हमसे पूछा क्या वॉर डिक्लेयर करने से पहले, और नंबर 2 हम तुम्हारी तब तक मदद नहीं करेंगे जब तक तुम ये नहीं बोलते कि वो इंडिया को डिक्लेयर कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है। माने आप हमको डिक्लेयर कर दो, हम भी आपको हेल्प करेंगे, वरना हम क्यों लड़े? हमारे लोग क्यों मरे? ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे मुस्लिम लीग का थोड़ा सा जो पता नहीं माइंडसेट या पता नहीं उनका जो क्या नाम है, जो आइडियल्स थे वो थोड़े गड़बड़ लग रहे थे। वो लोग क्यों ब्रिटिश को हेल्प कर रहे थे पता नहीं, कुछ हो सकता है उनका भी एम्बिशंस को लेकर कुछ होगा प्रॉब्लम, बट मुस्लिम लीग एक्चुअली वाज सपोर्टिंग द ब्रिटिश, ओके ओके। तो मीनवाइल द लीडरशिप अंडर द इंडियन लीडर सुभाष चंद्र बोस, जापान सेट अप एन इंडियन POW नोन एज द इंडियन नेशनल आर्मी। अच्छा, अपन को पता है वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने साउथ ईस्ट एशिया में ना पूरा क्या बोलते हैं ना, गदरा उड़ा दिया, गदरा। माने जापान साउथ ईस्ट एशिया को जीत रहा था, धगाधक। माने यहां तक कि वो लोग संघाई को जीत गया, फिलीपींस जीत गया, मलेशिया जिसका उस टाइम हम लोग मलाया बोलते थे, म्यांमार जिसको हम लोग बर्मा, जो अभी अपना प्रेजेंट बर्मा है, उसको जीत लिया, और वो असम की तरफ आ रहे हैं। माने हम लोग को जापान अटैक करने के लिए आ रहा है, ब्रिटिश हमको कब्जा करके रखा हुआ है। वाह, हमारा पोजीशन देखो, हमारा इंडियंस का पोजीशन क्या है? हमको लग रहा है जापान आ रहा है हमको मारने, और ब्रिटिश को हमको पकड़ के रखा हुआ है, और ब्रिटिश बोल रहा है इंडिया को कि तू मेरे लिए लड़। हम क्यों लड़े? अरे हम क्यों लड़े भाई? अच्छा, अगर हम ब्रिटिश के लिए मान लो हमारे सोल्जर्स को हम भेज देते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में, और अगर जापान ने अटैक कर दिया तब क्या होगा? माने हमारा पोजीशन तो वैसा हो जाएगा, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, है ना। माने आसमान से गिरे खजूर पेट के। अगर मान लो ब्रिटिश को जापान ने हरा भी दिया वॉर में, क्योंकि हमारे सोल्जर्स तो है नहीं, तो फिर हम तो जापान हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, हम तो फिर जापान के अंडर में आ जाएंगे। ये चल क्या रहा है? तो कांग्रेस ने क्लियरली बोला भाई हम आपको सपोर्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक आप हमको ये नहीं बोल देते कि आप हमको आजादी दोगे। और ब्रिटिश को इंडिया की कुछ पड़ी हुई भी नहीं थी, ठीक है। वो लोग बिल्कुल भी इंडिया का मदद करना या इंडिया उनके लिए कुछ था नहीं। इंडिया खाली उनके लिए ATM था, पैसा निकालने की मशीन थी इंडिया खाली। 1943 में इंडिया में एक तो फेमिन हुआ था बहुत बड़ा, उसमें लाखों माने 3 मिलियन लोग मर गए। और तुम मालूम हमारे उस टाइम के जो विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि इंडिया के भी सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर बोलना चाहिए बिकॉज ब्रिटिश कंट्रोल था, उन्होंने हम लोग को इमरजेंसी में फूड भी नहीं भेजा। माने हमारे लोगों को भूखा मारा ब्रिटिशर्स ने। समझ में आ रही है बात? तो अब पॉइंट ऐसा हो गया कि पोजीशन ऐसा आ गया कि जब वो लेजिस्लेचर जो था उसमें से कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, बोला हमको करना नहीं है, और क्विट इंडिया मूवमेंट चालू होने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेजिग्नेशन हो गया, कांग्रेस जो 8 प्रोविंसेस में जीती थी उन्होंने रिजाइन कर दिया, बोला जब हम यहां पर हैं, आप हमसे बिना पूछे अगर काम करो तो हमारी जरूरत क्या है, हम रिजाइन कर देते, ठीक है। The Congress was upset with the British government because they involved the Indian into the World War II without consenting Indian political heads। माने बिना पूछे आपने हमारे लोगों को भेज दिए। अगर मेरा भाई होता, तुम्हारा चाचा होता, उसका ताऊ होता, हम लोग को वॉर में भेजता, हम क्यों लड़ेंगे भाई? हमारे घर के लोग क्यों लड़ेंगे? फिर मतलब मिल क्या रहा है हमको लड़ने के लिए, ठीक है। The Congress did not trust the British promise and wanted a definite assurance that they will free India। कांग्रेस बोले नहीं, हमको तुम्हारी बात में कोई भरोसा नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुमने धोखा दिया था, अब हमको नहीं है, आप बोलो इंडिया को छोड़ोगे तब हम लड़ेंगे। सही बात है, कांग्रेस एकदम स्टैंड पे लग गया। मुस्लिम लीग थोड़ा सा दे वर हैप्पी टू सी कांग्रेस, कि उनको अच्छा लगा चलो कांग्रेस ने प्रोविंसेस से रेजिग्नेशन दे दिया, अच्छी बात है, और वो लोग कहीं ना कहीं ब्रिटिश को हेल्प करते हैं। उनको ऐसा लगा ब्रिटिश उनकी हेल्प करेगा पाकिस्तान बनाने के लिए और उनको बहुत हेल्प करेगा। ब्रिटिश किसी के नहीं है भाई, इन लोग का तो पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल।
उनको पता था हिंदू मुसलमान को लड़ते रहो, इंडिया पाकिस्तान का झमेला कराते रहो, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहो। बर्मा को तो उन्होंने अलग कर ही दिया था, इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर ही दिए थे, बांग्लादेश को उन्होंने पहले ही ईस्ट बंगाल बोल के साइड कर दिया था। इनका मोटिव ये था इंडिया के टुकड़े करो, इतने छोटा कर दो इंडिया को कि इंडिया एक वर्ल्ड पावर कभी नहीं बन पाए। ठीक है, तो जब ब्रिटिश ने देखा कि इंडिया बहुत गुस्से में है, कांग्रेस बहुत गुस्से में, कांग्रेस उस वक्त मतलब इंडिया, तो उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया जिसका नाम है अगस्त ऑफर। 1940 में ब्रिटिश आए, बोला चलो करते हैं अगस्त तुम्हारे लिए, देखते हैं, क्योंकि 1939 में वॉर चालू हो गया है, अब तो उनको इंडिया का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो 1940 में एक तो ऑफर लेकर आए जिसका नाम है अगस्त ऑफर। ठीक है, क्या ऑफर क्या था उन्होंने, वो वाइसरॉय उस टाइम का ललित गो थे हमारे वाइसरॉय, वो आए, हम लोग बोले promising the expansion of executive council of the viceroy of India to include more Indians, मतलब पार्लियामेंट में इंडिया को और सीट देंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और सीट देंगे। अच्छा, दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एडवाइजरी वॉर काउंसिल, वो बोल रहा है अब अगर दोबारा वॉर होगा ना तो हम एक तो वॉर के लिए आपसे परमिशन लेंगे, गलती हो गया अभी नहीं किए, चलो एक वॉर का परमिशन लेंगे, माने अगर वॉर हुआ तो, नहीं हुआ तो गिविंग फुल वेट टू द माइनॉरिटी ऑप्शन। माइनॉरिटी, अच्छा माइनॉरिटी जो था ना इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे इंडिया में एक टाइम ऐसा था जब हम लोग को ये माइनॉरिटीज जो है ना, जिनको हम लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अभी बोल रहे हैं, उनको हम लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तो उनको बहुत ये था कि अगर नया इंडिया बनेगा तो हमारा क्या, और हमारे जो मिस्टर बी आर अम्बेडकर साहब है उन्होंने ये इसको बहुत जोर से उठाया था, अच्छा भी किया उन्होंने, उठाना भी चाहिए था। तो उनको भी एक तो प्रॉब्लम था कि नया इंडिया में हमारी पोजीशन क्या होगी, तो ब्रिटिश उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ हम माइनॉरिटी को भी देंगे, माइनॉरिटी को भी देंगे। तो एक तो मैंने अलग से पॉइंट ही बन गया कि हम फुल वेट देंगे माइनॉरिटीज को। ठीक है, और रिकग्निशन ऑफ द इंडियन राइट टू फ्रेम द ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने बोला हम आपको एक ये भी राइट देंगे कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लो। समझ में आ गया? तो क्या क्या लॉलीपॉप दिया कि पार्लियामेंट को हम, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हम एक्सप्लोर करेंगे, बड़ा करेंगे, एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनाएंगे, माइनॉरिटी को हम सपोर्ट करेंगे और इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट देंगे। ठीक है, देंगे, दे रहे नहीं है, देंगे। ठीक है, बट ऑब्वियसली रिजेक्ट होना ही था, अगस्त ऑफर हम क्यों करेंगे। The Congress Working Committee meeting at Wardha on 21st August 1940 eventually rejected the offer and asserted its demand for complete freedom from the British Imperial. Gandhi viewed it as having widened the gulf between national India and the British ruler. तो अगस्त ऑफर में इंडिया को मालूम था अभी ये लोग इमीडिएटली कुछ देने का बात नहीं कर रहा है, ये लोग पूरा देंगे, अब कब दोगे, कब वॉर खत्म होगा, कब दोगे, हमारे लोग तो मर जाएंगे भाई, हमारा क्या। ठीक है, अभी चाहिए। तो गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। ठीक है, गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया इंडिविजुअल सत्याग्रह। उन्होंने लोगों को बोला कि आप इंडिविजुअली सत्याग्रह करना चालू कीजिए। ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे और क्या नाम है, उनको फर्स्ट सत्याग्रह बनाया गया। सत्याग्रही जो फर्स्ट बने वो थे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, फर्स्ट सत्याग्रही वो बने। ठीक है, सेकंड बनाया जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने बनाया सेकंड सत्याग्रही। ठीक है, तो अभी अपन देख ले सिचुएशन क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया, 37 में वो चालू भी हो गया, लेकिन कांग्रेस जीता भी, लेकिन फिर कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर आ गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को इंडिया का हेल्प चाहिए था, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया कि हम तब तक हेल्प नहीं करेंगे जब तक आप हमको प्रॉमिस नहीं करोगे फ्रीडम करने के लिए। तो उन्होंने अगस्त ऑफर भेज दिया कि भाई ये ले लो। तो हमने बोला नहीं, अगस्त ऑफर भी नहीं चाहिए और हम लोग को पूरा का पूरा यहाँ पर आजादी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन लोग ने एक क्रिप्स मिशन, माने एक्चुअली क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का हालत बहुत खराब था। जर्मनी ने फ्रांस पे कैप्चर कर लिया था, वो पेरिस तक घुस गए थे और वो ब्रिटेन को अटैक करने वाले थे। जापान ने एक तो यहाँ पे ब्लंडर कर दिया, जो उन्होंने क्या नाम पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग कर दी, जिसके कारण उसके बाद में क्या हुआ, माने जापान के कारण क्या हुआ, जापान के डर के हमारे यूएस भी वॉर में, एक्चुअली तो यूएस आ गया था बिकॉज ऑफ उन्होंने जो क्या नाम है उनके बोट को मार दिया था, इसके लिए वो यूएस आ गया था। कहने का मतलब यूएस वॉर को एंटर कर गया। अब यूएस प्रेशर बना रहा है ब्रिटिश के ऊपर में कि आप इंडिया को छोड़ो, क्योंकि यूएस जानता था कि इंडिया बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो ब्रिटिश का यूएस, अगर इंडिया का और ब्रिटिश का कोलैबोरेशन नहीं होगा तो वॉर में प्रॉब्लम होने वाली है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो रोजवेल्ट थे, जो दूरदर्शी थे, उन्होंने बोला तुम जाके इंडिया को खुश करो, इंडिया को खुश करना बहुत जरूरी है, जरूरत पड़े तो इंडिया को आजादी भी दो। तो अमेरिका का प्रेशर इतना ज्यादा था ब्रिटेन के ऊपर में कि ब्रिटेन को एक मिशन भेजना पड़ा, क्रिप्स मिशन, जिसमें वो आए, वहां पे स्टैफोर्ड क्रिप्स वो इंडिया में आए एक ऑफर लेके, जिसका नाम हम लोगों ने क्रिप्स मिशन रख दिया। मैं आपको अंदर की बात बता दूं कि ये ब्रिटिशर बिल्कुल इनका मन नहीं था इंडिया को छोड़ने का। ठीक है, अब प्रपोजल क्या दिया, क्रिप्स मिशन आते प्रपोजल उन्होंने क्या दिया, और मैं आपको फिर बता दूं ये प्रपोजल इसके लिए दे रहा है क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है। ठीक है, उन्होंने बोला कि द डोमिनियन स्टेटस हम दे देंगे, सेटिंग ऑफ इंडियन डोमिनियन, this dominion would have the freedom to remain with the British Commonwealth or to secede from it. It would also be at a liberty to take part international organization. बोला हम इंडियन को एक डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। ठीक है,
A constitutional assembly बना देंगे, would be formed to frame a new constitution for the country. The assembly would have members elected by the provincial assemblies and also nominated by the princes. तो उन्होंने बोला कि हम constituent assembly बना देंगे जिसके अंदर माने सब लोग अपना मेंबर भेज सकते हो, जो constituent assembly जो constitution बनाएगा, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स, यहाँ पे तो उन्होंने ब्लंडर क्या किया, बोला प्रिंसली स्टेट्स अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उनको ये बोलना चाहिए था कि उन एरिया के लोगों को भेजेंगे, पर वो ये नहीं बोल रहे, बोले प्रिंसली स्टेट्स अपने चुने हुए आदमी को। तो वो लोग तो यार प्रिंस का ही बात करेगा ना, वो पब्लिक की तो बात नहीं करेगा। खैर जो भी है, उन्होंने बोला आप एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चालू कीजिए, हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे। ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अगस्त ऑफर में डोमिनेंट स्टेटस का बात नहीं हो रहा था, यहां पर हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहां देखो बदमाशी देखो लोग क्या बोल रहा है, एनी प्रोविंस unwilling to join the Indian Dominion could form a separate union and have a separate constitution। बोल रहा है अगर कोई भी प्रोविंस है, माने अगर 11 प्रोविंस थे ना, अगर उसको इंडिया को ज्वाइन नहीं करना है तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो भाई साहब और अपना सरकार बना लो। माने इंडिया का 11 टुकड़ा हो सकता था पॉसिबली। अगर सब लोग बोलते थे कि नहीं हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए अपना, तो हमको पता लगता अभी बॉम्बे अलग है ना, क्या नाम है, बंगाल अलग, और क्या नाम है हमारा बिहार अलग, उड़ीसा अलग, सब अलग अलग हो जाता। तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया को अलग करने के लिए। The transfer of power and the right of minorities would be safeguarded by negotiation between the Constituent Assembly and the British government। उन्होंने बोला जो माइनॉरिटीज का पावर है हम उसकी भी बारे में बात करेंगे, और हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को माने हम कोशिश करेंगे कि हम माइनॉरिटीज को पावर दें। In the meantime, until the new constitution came into force, India's defense would be controlled by the British and the power of the Governor General would remain unaltered। और लास्ट का ब्लंडर क्या बोल रहा है कि जब तक ये सब हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा है, तब तक इंडिया का जो क्या नाम है डिफेंस है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में रहेगा। माने हमारी फौज अभी भी ब्रिटेन के कंट्रोल में रहेगी। आप मानोगे क्या बात है? हमको जापान अटैक करने वाला है और हमारे लोग हैं वो हमको नहीं बचाएंगे, तुमको बचाएंगे। अरे बेवकूफ समझा हुआ है क्या? तुमने हमारी पूरी कंट्री स्टेट्स को डिवाइड करने का तुमने सोच लिया, 11 टुकड़ा तुम प्लान कर लियो, बर्मा को तुमने अलग कर दिया है। क्या चल रहा है भाई, क्या दे रहे हो तुमको लॉलीपॉप मेरे कंट्री में, मेरे लिए तुम कर रहे हो? तो ऑब्वियसली कोई गुस्सा होने वाली बात ही है, और ये रिजेक्ट होना ही था। तो हमने क्या किया, अच्छा किया, हमने क्रिप्स मिशन को भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। क्यों रिजेक्ट कर दिया? सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि गांधी जी ऑपोजिशन, गांधी जी ने क्लियरली बोल दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि भाई हमको ये मानना ही नहीं है, ठीक है। नंबर 2, क्रिप्स मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल ब्रिटिश ऑफर व्हिच प्रोवाइडेड फॉर नो रियल ट्रांसफर ऑफ पावर। अभी भी वो बोल रहे हैं आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, वो ऐसे नहीं बोल रहे आपको हम ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हो, हम देंगे, वॉर के बाद देंगे। कब वॉर खत्म होगा भाई, किसी को पता है कब वॉर खत्म होगा? होगा कि नहीं होगा? ब्रिटिश उस पोजीशन में रहेगा कि नहीं रहेगा? जापान तब तक हम पे अटैक कर लेगा, ब्रिटिश हार भी सकता है, कुछ जरूरी तो नहीं वो जीतेगा, तो हम कैसे मान ले, ठीक है। तो वो बोल रहा है हम करेंगे, लेकिन अभी कोई रियल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो रहा था, ठीक है। जो वाइसरॉय था और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो चाहते थे कि मिशन फेल हो जाए। क्यों चाहते? क्योंकि वो इंडिया को छोड़ना नहीं चाहते, वो तो अमेरिका का प्रेशर था, इसी के लिए उन्होंने एक ऑफर इंडिया को दिया, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, और ये जो छोटी छोटी जो पार्टीज थी ना, जैसे हिंदू महासभा हुआ और लिबरल्स हुआ और जो डिप्रेस क्लास की जो पार्टीज थी, इन लोग ने भी बहुत, इनको भी अच्छा नहीं लगा डोमिनेंट स्टेटस, उनको भी लगा कि ये लोग खाली बोल रहे हैं करेंगे कुछ भी नहीं, तो उन लोग ने भी रिजेक्ट कर दिया बेसिकली, ठीक है। अच्छा अंदर की बात ये है कि जो ब्रिटिश के जो वाइसरॉय थे और जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो लोग भी चाहते थे कि ये फेल हो जाए, क्योंकि वो लोग क्यों कर रहे थे? अमेरिका के प्रेशर में कर रहे थे। अल्टीमेटली मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने एक सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया का आइडिया उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उनको ऐसा लगा कि उनका भी कुछ भला नहीं हो रहा है, तो मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो सबने ऑल टुगेदर इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया, तो क्रिप्स जो है वो खुशी खुशी इंग्लैंड भी चले गए, क्योंकि उनके पास एक तो बात हो गई ना अमेरिका को बोलने के लिए, अरे भाई हमने तो ऑफर किया था, माना नहीं इंडियंस ने, वी हैड ट्राइड आवर बेस्ट बट इट डिडंट हैपन, तो वो बोल सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब जब क्रिप्स मिशन चला गया, इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि हमारी आर्मी तो लड़ रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, और जापान अटैक कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत अच्छा काम किया, वो चले गए पहले अपना इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के लिए, वो हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट वर द रीजन दैट लेड टू द पासिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। रीजन मैंने बनाया कोड FBJ, फॉरेन भाग जाओ, कोड है फॉरेन भाग जाओ। पहले व्हाट आर द रीजन, नंबर 1 फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। जब क्रिप्स मिशन फेलियर हो गया तो इंडिया के पास भी करने के लिए कुछ नहीं था, उनको आंदोलन करना ही था, ठीक है। अच्छा कम्युनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, एक तो मैंने लड़ाई झगड़ा आपस में लगा दिया उन्होंने, ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिल ही नहीं रहा था मोटिव्स, और उनकी जो थिंकिंग थी, वो थिंक टैंक्स थे, उनका नहीं चल रहा था संग में, तो लड़ाई चालू हो गई। और नंबर 3 J, जापान पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू इंडिया।
जब इंडिया को मालूम था कि जापान हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जब वो हमको कैप्चर ही कर लेगा तो ब्रिटिश हमारा क्या कर लेगा, और हम अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आर्मी तो हमारे पास में है ही नहीं, ठीक है। और जापान जो है वो बहुत क्लोज आ गया था, क्या नाम है असम के आजू बाजू में वो आ गया, ठीक है। इसी के लिए हमने एक रेजोल्यूशन बनाया, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन हमने बनाया, ठीक है। तो 14 जुलाई 1942 में द कांग्रेस वर्किंग कमेटी met again at Wardha and resolved that it would authorize Gandhi ji to take a charge of non-violent mass movement. The resolution, generally referred to as Quit India Resolution, was to be approved by All India Congress Committee meeting in Bombay in August. Quit India Resolution was drafted by Jawaharlal Nehru and it moved by him on 8 August 1942 and Sardar Patel seconded it. ठीक है। तो रेजोल्यूशन ने क्या बोला, रेजोल्यूशन ने क्लियरली बोला नो फ्यूचर प्रॉमिस और गारंटीज कैन अफेक्ट द प्रेजेंट सिचुएशन. Only the glow of freedom can now release the energy and enthusiasm of millions of people, which will immediately transform the nature of the war. जवाहरलाल नेहरू ने बोला इंडिया अगर वॉर में होगा तो हम ब्रिटेन को जिता सकते हैं, लेकिन इंडिया वॉर में तभी जाएगा जब आप ये प्रॉमिस करोगे कि आप इंडिया को छोड़ रहे हो. जब आप इंडिया को छोड़ोगे तब हमारे लोग मोटिवेट होंगे और आपके लिए लड़ेंगे, और अगर हम आपके लिए लड़े तो आप जीतोगे 101%. तो महात्मा गांधी ने तो स्लोगन भी दे दिया, डू और डाई. ये क्वेश्चन आता है, हु गेव द स्लोगन डू एंड डाई? महात्मा गांधी. द कोर्स ऑफ द मूवमेंट एंड द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द मूवमेंट क्या हो गया? अब ये फेल क्यों हुआ मूवमेंट, इसका सबसे बड़ा कारण ये है फेलियर का कि फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका भी कोड है HWCL, माने होमवर्क इन क्लास मैंने कोड बनाया HWCL. नंबर 1 हेवी हैंडेड सप्रेशन. ब्रिटिश ने बहुत मारा, माने बहुत ज्यादा अत्याचार किया, बहुत हेवी हैंड से सप्रेस किया इंडियंस को. नंबर 1. नंबर 2 W से वीक कोऑर्डिनेशन. हमारा कोऑर्डिनेशन थोड़ा वीक था उस टाइम, तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं थे, सोशल मीडिया कुछ नहीं था, ठीक है, तो उसके कारण. C से द लैक ऑफ क्लियर कट प्रोग्राम फॉर एक्शन. कोई क्लियर कट प्रोग्राम नहीं था. और D से सम सेक्शन, माने कुछ लॉयल सेक्शन अभी भी थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या नाम है सपोर्ट करते थे. अब हम लोग लास्ट में आ जा रहे हैं, इसका इंपैक्ट, सिग्निफिकेंस और कॉन्सिक्वेंस क्या था. बस ये हम लोग को लास्ट है, इसका हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. इसका इंपैक्ट क्या हुआ? सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट एक हाईलाइट इवेंट है, ठीक है. हाईलाइट इवेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर आप कभी भी बात करेंगे ना इंडियन स्ट्रगल की, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम सबसे ऊपर आता है. तो हाईलाइट इम्पैक्ट था, ठीक है. इसमें इट अराउज अमंग द पीपल ऑफ इंडिया स्पिरिट ऑफ टोटल सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन टू द मदरलैंड. इसमें पूरा इंडिया ने सैक्रिफाइस का और इंडिया का डेडिकेशन की बात आ जाती है. सब लोग डेडिकेटेड थे. ये पहला मूवमेंट ऐसा था कि एक 10 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का बूढ़ा भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इवेंट में क्या नाम है पार्टिसिपेट कर रहा था. और ये ब्रिटिश को क्लियरली मालूम पड़ गया था कि अब वो इंडिया को रोक नहीं सकते. डोमिनेंस स्टेटस की बात उड़ गई, इंडिया को कंप्लीट स्वराज चाहिए था. लास्ट में ब्रिटिश ने खुद ही माना इस बात को कि इट वाज द बिगेस्ट मास मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. फ्रॉम ये हो गया, द ब्रिटिश क्लियरली गॉट द मैसेज दैट दे कैन नॉट होल्ड ऑन टू इंडिया मच लॉन्गर. उनको समझ में आ गया कि वे इंडिया को और होल्ड नहीं कर सकते, और उनको इज्जत से चुपचाप से हाथ जोड़ के निकल जाए, वरना बेइज्जती से जाना पड़ेगा. अच्छा है ना, इज्जत बचा के निकले. ब्रिटिश का थोड़ा सा तो इज्जत बचा हुआ रहेगा. सो दिस इज क्विट इंडिया मूवमेंट. इसका शॉर्ट वीडियो भी मैं बना दूंगा. पहले आप ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो देखिएगा, उसके बाद रिवीजन के लिए शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा. बाय.